किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 4 बार वो विधायक बने हैं और चारों बार उनको मंत्री पद भी मिला है। उनसे बात करेंगे, अलग अलग विषयों को लेकर के बात करेंगे, उनके जो विभाग हैं उनकी में क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के बात करेंगे। राव साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 हरियाणा पर। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आप 4 बार मंत्री बने और अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ रहे जी। अब की बार कैसा लग रहा है और क्या फर्क है 2024 में जब आप मंत्री बने हैं तो उसमें और पिछले 3 में क्या फर्क नजर आता है? नहीं, पिछले टर्मों में तो मैं 6 मुख्यमंत्रियों के साथ 3 टर्म में और 6 मुख्यमंत्री बदले गए और सभी मुख्यमंत्री अपने अपने समय में ठीक काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नायब सैनी जी में एक थोड़ा सा ये फर्क है कि ये थकते नहीं और हमेशा किसी टाइम भी जाओ मुस्कुराते हैं और हर आदमी की बात सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कम मिले हैं जो सबको सुनते, रात को 11 बजे वापस कहीं से लौट के दौरे से आए और घर पे कोई आदमी 10-20 खड़े हो तो उनसे मिल के जाए, वरना तो सीएम हाउस के गेट बंद हो जाते थे। रात को 10-11 बजे के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलता था। ये एक नई शुरुआत इन्होंने की है और मुझे लगता है कि आम जनता तो इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री के पहुंच में हर आदमी है, हर आदमी मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है। तो एक बदलाव की दृष्टि से एक नया बदलाव है और मिलनसार भी और हंसमुख भी है। रिजल्ट तो इसका आने वाले समय बताएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा हरियाणा बनाने की नायब सैनी जी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान आपने कहा कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस टिकट देने के लिए तैयार है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? और साथ के साथ आपने मंत्री की शपथ लेने से पहले ही कह दिया कि मैं तो जब भी विधायक बना हूं, मंत्री बना ही हूं और अब की बार भी बनूंगा। देखो, जहां तक टिकट का सवाल है, हर पार्टियां सर्वे करवाती हैं। पहले तो कुछ सालों पहले तो अकेले भारतीय जनता पार्टी करवाती थी, अब सभी राजनीतिक दल सर्वे करवाते हैं और मैंने अपना भी सर्वे करवाया था। तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेला बादशाहपुर विधानसभा में 50% से ऊपर वोट लेके मैं जाऊंगा। तो जब मेरा ऐसा सर्वे आया तो मुझे विश्वास था कि पार्टियां मुझे टिकट देंगी। तो मुझे लगता था कि कहने की बात है कि कांग्रेस देगी, बीजेपी ने टिकट मुझे दिया और मेरे सर्वे के आधार पर दिया। और ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं 3 बार एमएलए बना हूं और 3 बार मंत्री बना हूं और 26 साल की उम्र में एमएलए बना, मंत्री बना, तो अब तो मैं 60 से ऊपर हो चुका। तो इसलिए मुझे उम्मीद थी कि जब मैं एमएलए बनूंगा तो भाई भगवान इतनी तो मेहरबानी करेंगे कि सरकार भी बनेगी और सरकार बनेगी तो नरवीर सिंह मंत्री बनेगा। इसलिए ये कहता था कि नरवीर सिंह एमएलए बनेगा तो मंत्री भी बनेगा और भगवान ने सरकार बनाई, जनता का प्यार मिला और बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं किस्मत ने भी साथ दिया, क्योंकि आप तो कांग्रेस से भी बिना भाग्य और किस्मत के साथ कुछ नहीं मिलता। समय और भाग्य जो करवाता वो सबसे बड़ा होता है, भाग्य और समय के बिना कुछ नहीं मिलता। आपके पास अब की बार की अगर बात करें, इस टर्म की बात करें तो उद्योग मंत्रालय आया है, वन मंत्रालय है, पर्यावरण है, अर्धसैनिक भी है। उद्योग मंत्रालय की अगर बात करें तो बहुत बड़ा मंत्रालय है और आधारभूत ढांचे की बात करें तो हरियाणा को विकास की दृष्टि से आगे अग्रसर करना है तो उद्योगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो कितना काम उद्योगों के लिए अभी, क्योंकि वैसे तो शुरुआत है, लेकिन कितना कर पाए हैं, कोई नई पॉलिसी बना पाए हैं? देखो, किसी भी इलाके की, किसी भी प्रदेश की और किसी भी देश की तरक्की में उद्योगों का मेन हाथ होता है। एक जमाना था जब लोग कहा करते कि किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा और हिंदुस्तान में 80% लोग ग्रामीण में रहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। लेकिन जो मुल्कों ने दुनिया में तरक्की की उन्होंने कृषि के ऊपर तरक्की नहीं की, सबने उद्योगों के ऊपर तरक्की की। जिन जिन देशों ने उद्योगों को बढ़ावा दिया आज वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप अमेरिका को देख लो, कुछ नहीं पैदा करता, सिर्फ हथियार पैदा करता और दुनिया पे राज करता है। तो वो टेक्नोलॉजी के आधार पर चला। हरियाणा में भी एक कंपनी आई शुरू में, मारुति, वो हमारा सौभाग्य को गुड़गांव में भी लगी। तो उसमें गुड़गांव का बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ और गुड़गांव साइबर सिटी के रूप में देखा जाने लगा और दुनिया भर की इंडस्ट्री गुड़गांव में आई। पहले यमुनानगर और फरीदाबाद 2 इंडस्ट्रियल एरिया थे हरियाणा में, लेकिन अब बहुत इलाकों में इंडस्ट्री बनी। मुझे पहली बार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मिला है, इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट, इससे पहले मेरे पास नहीं रहा, बहुत से डिपार्टमेंट रहे। तो मैंने कोशिश की, जब सरकार ने मुझे ये महकमा दिया तो इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। और अब जमाना भी ऐसा कि जहां उद्योग तरक्की करेंगे वहां प्रदेश तरक्की करेगा। तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में
पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय नायब सैनी जी, पिछली बार की बजट की तुलना में 126% ज्यादा बजट अब के उद्योग को दिया है। तकरीबन 1848 करोड़ रुपए इस बजट में रखे, जो पिछली बार शायद 800 कुछ करोड़ रुपए थे। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप अब हरियाणा में हमारे संकल्प पत्र में ये घोषणा थी कि हम 10 IMT बनाएंगे, उनकी जगह हमने चिन्हित कर लिए। अभी उनकी हम शुरुआत करेंगे। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं, बहुत जल्दी इस पॉलिसी को हम लागू करेंगे। और जहां तक उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, हमने अभी एक फैसला किया कि जो नॉन कन्फर्मिंग जोन हैं, जहां 10 एकड़ से ज्यादा और 50 यूनिट से ज्यादा जहां भी कहीं बनी हुई जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उनको हमने कन्फर्मिंग जोन किया है। उसके रूल बन रहे हैं। उसका हम अभी 10 तारीख तक पोर्टल, 10 दिन के अंदर पोर्टल चालू कर देंगे। लोग अपने हिसाब से उसमें पोर्टल में अपने कागज जमा कराएंगे तो उसको कन्फर्मिंग जोन बना दिया जाएगा। टेक्सटाइल के जो है उसमें भी हमने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी है। इससे पानीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव के उद्योगपतियों को बहुत फायदा होगा। और नई नई पॉलिसी और भी आ रही है। हम एक लैंड पुलिंग भी लाएंगे और भी काम करेंगे। तो मुझे मानना है कि आने वाले 1-1.5 साल में हरियाणा में उद्योगों को एक नया रूप मिलेगा। एक हमारे फैक्ट्री लगी है ATL बैटरी बनाने की मेवात में, वो सैकड़ों एकड़ में लगी। अब उसके साथ एंसिलरीज भी आ रही है बहुत सारी। तो मेवात हमारा हिंदुस्तान के 100 पिछड़े हुए जिले में हरियाणा का एक जिला है मेवात। मैं मेवात से भी संबंध रखता हूं, मेरे राजनीतिक संबंध रहे और गुड़गांव का मेवात पहले एक हिस्सा था। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मेरे उद्योग मंत्री रहते हुए मेवात में भी नई नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए, नए नए उद्योग आए और गुर्बत से लोग आगे निकले। कि दिल्ली के बहुत नजदीक वो इलाका होने के बावजूद भी आज उतनी मूलभूत सुविधा, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। कोई भी सरकार सरकारी तौर पर इतनी नौकरी नहीं दे सकती जितने उद्योग दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि इस पंचवर्षीय योजना में, इस नायब सैनी जी की सरकार में मेवात में ज्यादा उद्योग लगे, ताकि आने वाले समय में हर आदमी को, हर नौजवान को रोजगार मिल सके और रोजगार के साथ साथ वे अपने रोजगार भी स्थापित कर सके। ऐसी मेरी व्यवस्था करने की कोशिश है। आपका विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हो कि हम, आपकी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग लगाने के लिए आता है तो उसको बहुत से चैनल से गुजरना पड़ता है और उन चैनल्स में ही वो फंस करके कहीं ना कहीं रह जाता है और वो अपना उद्योग छोड़ देता है। तो हरियाणा में कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कोई सिंगल विंडो टाइप? सिंगल विंडो अभी हम पंचकुला में हमने शुरू कर रखी है। मैं इसी हफ्ते में उसका निरीक्षण करने जाऊंगा और हर जिले में एक दफ्तर बनाए रहे। कोशिश ये रहेगी कि 15-20 दिन के अंदर अंदर हर एक NOC डिपार्टमेंट दे। जो उद्योगपति आए उसको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। आपको 2 महीने में ये बदलाव नजर आएगा। वन विभाग भी आपके पास है। वन विभाग की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पौधों का घोटाला नजर आता है वन विभाग में। जब भी आप 2014 से 19 की बात करें, उस समय भी वन मंत्री रहे, तो क्या आपको लगता है कि पौधे लगाने के नाम के ऊपर पैसे तो विभाग बहुत खर्च करता है, लेकिन कितने पौधे लग पाते हैं ग्राउंड के ऊपर? एक जो आंकड़ा आया कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 950 करोड़ रुपए के पौधे लग गए पूरे प्रदेश के अंदर। अब कहां वो पौधे हैं और उनका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेकर के क्या कदम उठाए जाए? नहीं, मैंने डिपार्टमेंट की अभी पिछले दिनों मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि पौधे कम लगाओ, लेकिन वो सरवाइव हो पाए इसकी रूपरेखा तैयार करो कि कैसे हम 5 साल तक उस पौधे की देखरेख कर सकते हैं, कितने पौधे जीवित रहे, कितने मरे, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वो मॉनिटरिंग के रूप में काम कर रहे हैं। और अब की बार जितने पौधे लगेंगे, मेरे को उम्मीद 80% से ज्यादा पौधे बच पाएंगे। तो कोई ऐसी जो ये पिछले जो बात निकल करके आ रही है, उनकी भी कोई जांच विभाग करवाएगा? ना, अभी कोई जांच नहीं करवाई, लेकिन मैंने रिकॉर्ड मांगा कि इसका रिकॉर्ड दो। कितना कोई रिकॉर्ड में मुझे खामियां पाई तो उसकी जांच भी करवाएंगे। पोल्यूशन विभाग भी आपके पास है। पोल्यूशन की अगर बात करें तो एक जो पहल आपने की है, पहले भी हमारे ध्यान में आई, पॉलीथीन को लेकर के, क्या सोच है उसके पीछे? और लगातार मैंने जैसा पहले भी बताया कि आप 14 से 19 में थे, तब भी प्रयास किए गए थे, लेकिन आज 25 आ चुका है, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है। 2014 से 19 तक मेरे पास पोल्यूशन महकमा नहीं, तब 2024 से अब मेरे पास पोल्यूशन
वन विभाग के साथ साथ मुझे मिला है। और मैं तो, आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे चुनाव के समय 2024 के, तो मैं वोट मांगते समय भी हर जगह अपील किया करता कि भाई मेरे को 2-4 वोट कम दे देना। लेकिन हमारे गुड़गांव में AQI बारिश वाले दिन को छोड़ के 200 से 400 कम से कम रहता है। तो आने वाले समय में जो हमारी नस्लें नई आ रही हैं उनको जीने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। AQI इतना बढ़ जाएगा कि सांसों के अंदर जहर जाएगा, उम्र कम हो जाएगी। इसलिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करो। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड यदि कोई करता है तो मेरे हिसाब से पॉलीथीन करता है, और हर घर में हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन का बैग मिलता है। सरकार के तौर पर 2013 से हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है, लेकिन हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में पॉलीथीन बिकता है। मैंने अभी पिछले दिनों मीटिंग बुलाकर कहा कि भाई खास तौर से गुड़गांव को अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत ले, गुड़गांव में 3 महीने में पॉलीथीन बंद करने की कोशिश करें। मेरा जो विधानसभा उसमें बहुत सी कई 100 सोसाइटियां और गेटेड सोसाइटियां, मैंने उनके भी RWO को, जहां मैं शुक्रिया अदा करके आता हूं वोट के लिए जो वोट दिए, तो वहां उनसे कह के भी आता हूं कि भाई आप अपनी सोसाइटी में पॉलीथीन बैन करो। सरकार के तौर पर भी सब डिपार्टमेंटों का मैंने MCG को, GMDA को और पर्यावरण को, पुलिस को, फॉरेस्ट को, जो भी महकमे सबको कहा कि इनको समझाओ और बाकी चालान करो। पुलिस को भी कहा है कि पॉलीथीन 3 महीने में गुड़गांव में बैन होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले में समय में फर्क पड़ेगा और गुड़गांव में पॉलीथीन बैन हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सारे प्रदेश में बैन हो जाएगा। अभी सोमवार को मैं ग्रीवेंस कमेटी फरीदाबाद की मीटिंग लेकर आया हूं, उसमें भी मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि आप भी कोशिश करें। यहां भी बैन है, हरियाणा में पूरे में बैन है, तो आप पॉलीथीन के बैग को, इसको प्रचलन को बंद करो। तो आहिस्ता आहिस्ता एक समाज में जाएगा और हर आदमी के दिमाग में आएगा, तो मैं मानता हूं कि पॉलीथीन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या अकेले राव नरवीर के सोचने से हो जाएगा? क्योंकि क्या आपको लगता है कि जरूरत है कैबिनेट में लाने की इसको, और जितने भी आपके कैबिनेट के साथी हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों को कड़ाई से इसका पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क? देखो, कैबिनेट में तो कोई नया कानून आता, जब आता है तो 2014 में 13 में पास हो चुका। तो ये तो वैसे ही वर्बली हर मीटिंग में हम बात करते हैं, जब बैठते हैं कि भाई पॉलीथीन के ऊपर आप लोग सब विधायक दल की मीटिंग में भी अब मीटिंग होगी, जब उसमें कहूंगा कि सब विधायक इस पर जोर दे। पार्टी मीटिंग होती है जब हमारे जिला अध्यक्ष और पार्टी के सभी कार्यकर्ता होते हैं, उनकी मीटिंग में भी कहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने में सारे जिलों में हर आदमी तक इसका प्रचार चला जाएगा। तो संभव है इसका कि इसका आपको नजर आएगा इसका बदलाव। अब की बार 5 साल में? हाँ जी, बिल्कुल आपको बदलाव नजर आएगा। और मेरी कोशिश है कि पॉलीथीन के बैग को बंद किया जाए। राव साहब, गुरुग्राम के अंदर जंगल सफारी बनाने को लेकर के आप काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। पहले भी काफी बैठकें कर चुके हैं, कई जगह जाकर के दौरा भी कर चुके हैं, जो देश में या दुनिया में कहीं भी जंगल सफारी है। क्या प्रोजेक्ट है, कब तक आने की उम्मीद है, कब तक बन जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आपका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसको कह सकते हैं। जी, मेरे को 2015-16 में फॉरेस्ट महकमा मिला था। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। एक दिन मैं और मनोहर लाल जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया था, इसलिए आधा घंटा उस मीटिंग में लेट हो गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे इसलिए बुलाया कि NCR में एक सफारी बनाने की कोशिश है। तो मैंने कहा जी NCR में तो हम आते हैं, मैं बनाता हूं। तो हमने कागज तैयार करके उस समय भेजे थे, लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना में उस पर इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई। दोबारा मुझे फॉरेस्ट महकमा मिला, मेरी खुशकिस्मती, और हमने इनको पेपरों को आगे चलाया है और हमने इसकी CZA से मंजूरी ले लिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी बोलते हैं, उससे मंजूरी लेनी पड़ती है कोई भी सफारी या जू बनाने के लिए। उसने हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंजूर कर दी है कि ठीक है बन सकता है। अब हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आगे भेजेंगे और इसकी DPR तैयार करवाएंगे। कोई भी एजेंसी आ जाएगी, उससे DPR तैयार करवा कर इसको हम BTO के उस पे देंगे इसको, क्योंकि सरकार के पास इतना फंड है और ना सरकार इतनी कोशिश कर सकती, चला सकती, इतने कर्मचारी रख सकती, एक एक पशु पक्षी की सेवा कर सके। इसलिए BTO में उस पे इसको चैनल पे इसको देंगे हम, और दुनिया की ग्लोबल पार्टियां इसमें आए, जो भी इंटरेस्टेड है वो आएंगे, उनको हम बुलाएंगे, तो जो इसका भी टेंडर आएगा उसको दे देंगे।
गुरुग्राम को लेकर के आप काफी गंभीर रहते हैं, लगातार विभागों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन गुरुग्राम की जो मेन समस्या है वो जल भराव की समस्या है। जल भराव की समस्या अब की बार ना हो, क्योंकि अब एक बार फिर से आप मंत्री बन चुके हैं, तो उसके लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं कि आम गुड़गांव के नागरिक को अब गुड़गांव पे सभी ड्रेनों का काम चलता हुआ आपको दिखाई देगा। मैंने पिछले दिनों मीटिंग ली और मेरे पास रोज व्हाट्सएप पे आते हैं कि ये नाला साफ कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले कई सालों से ऐसी ड्रेन है जो फुल भरी हुई है, 8-8, 7-7 फुट की पूरी माटी से भरी है, और अब बिल्कुल वो साफ हो गई, आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही है। 24 मई का मैंने निरीक्षण का दोबारा टाइम दिया कि मैं इनको खुद देखूंगा। 24 मई को जो साफ होगी उनको देख कर ठीक है, अगली फिर उनको देंगे। लेकिन गुड़गांव में तकरीबन 125 के आसपास ऐसे पॉइंट चिन्हित किए थे जो एक दिन की बारिश हुई थी, तो सारे ना हो पाए तो आधे से ज्यादा उनको ठीक कर देंगे और उनमें से पानी जल भराव नहीं होगा। बाई चांस रह जाएगा तो उसको अगले साल देखेंगे, लेकिन अब के जो मेन पॉइंट हमने नजर चिन्हित किए थे उन पे हम जल भराव नहीं होने देंगे। कोशिश करिए कि सारी ड्रेन हमारी साफ हो, और जो लो लाइन एरिया वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां ऐसी ड्रेन बनाई जाए जहां से पानी निकासी हो सके। तो इसी साल में जहां और पानी भरेगा वहां 2026 तक पानी नहीं भरेगा। ये नरवीर सिंह कह रहा आपसे। राजनीतिक बात करते हैं कुछ, कि आप जिस इलाके से आते हैं कहीं ना कहीं वहां से भी सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, कैसी पट रही है आजकल? क्योंकि कहीं ना कहीं खींचतान रहती थी। नहीं, कोई ऐसी खींचतान नहीं, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो केंद्र में मंत्री है, मैं राज्य में मंत्री हूँ, तो मेरे तो ऐसे कोई काम के मामले में कोई टकराव नहीं आ रहा। कई बार राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं, वो राजनीति में सब जगह चलता, कोई मैं कहूँगा मेरे साथ नहीं चलता, सबके साथ चलता है, और ये जब तक सृष्टि रहेगी चलता भी रहेगा। लेकिन मनभेद नहीं है, पार्टी जो फैसला करती है उस पर हम दोनों अपनी अपनी बात पर रहते हैं कि ठीक है, पार्टी ने जो फैसला कर दिया वो मान रहे हैं। लेकिन विकास के काम में हमारे इस इलाके में, खासतौर से अहिवाल में कह सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं और ना कोई आएगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक टकराव तो रहता ही है, मेयर को लेकर भी। मैं मानता हूँ, देखो आप, मतभेद है, कोई किसी का आदमी होता है राजनीति में, कोई किसी का, दोनों भारतीय जनता पार्टी है। ये संभव किसी पार्टी के लिए नहीं भी एक आदमी को टिकट दे दो या सबको दे दो, एक आदमी को टिकट मिलती, कभी उनके को मिल जाती कि हमारा जो तो नजदीक थोड़ा सा होता है, होते तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। फिर पार्टी संगठन जो फैसला करता है फिर हम उसकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं गुरुग्राम का तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आपसी खींचतान के जरिए, मैं इशारा कर रहा हूं, जो अस्पताल है आपका वो नहीं बन पा रहा, काफी समय हो गया। नहीं, हमारी तरफ से उसमें कोई खींचतान नहीं है। मैंने तो अब के श्रुति जी, आरती जी मिनिस्टर बनी है इसकी, और मैं तो उससे पहले वो मिनिस्टर एमएलए भी नहीं थी, पहली बार बनी है। तो मैंने तो 2016-17 में इसका काम शुरू किया था। डिमोलिशन का ऑर्डर मैं करवा के गया, एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मैंने उसका डिमोलिशन का ऑर्डर किया। ये ठीक है कि 5 साल वहां से निर्दलीय उम्मीदवार एमएलए बन गया और वो उस काम कुछ नहीं करवा पाया। अब फिर हमने शुरुआत की है और निकट भविष्य में वहां हॉस्पिटल बनेगा। और मैं तो चुनाव के समय कहा करता, गुड़गांव में 1 हॉस्पिटल नहीं 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए। कागजों में 30 लाख और बिना कागजों में गुड़गांव की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। जहां 1 करोड़ आदमी रहता हूं, 1 हॉस्पिटल से काम नहीं बनेगा। मैं 4 हॉस्पिटल की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक तो हमारा मेडिकल कॉलेज खेड़की माजरा में तकरीबन बन के तैयार हो गया, एक तो वो हो जाएगा। 2-3 हॉस्पिटल यहाँ गुड़गांव में जो जगह चिन्हित है वहां भी बनेगा, 1-2 और भी बाहर हमको हॉस्पिटल बनाएंगे, तब जाकर गुड़गांव का चिकित्सा की सेवा आम आदमी को मिल पाएगी। आप जैसे ही मंत्री बने, आपने पहली बैठक ली और बिल्कुल दहाड़, एक कह सकते हैं अधिकारियों ने सुनी कि कोई भी भ्रष्टाचार अब गुरुग्राम के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, कुछ आई कमी? मेरी थोड़ी कमी आई है, लेकिन बहुत से अधिकारी ठीक हुए हैं, बहुत से नहीं हो पाए। आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएंगे सब। मैं एकदम कहूं कि एकदम पानी में रंग गिरने से पानी रंग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता घुलता है, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है कि गुरुग्राम के अंदर जो एक जानबूझ के पोस्टिंग कराई जाती है, जैसा आपने भी कहा था अपने वक्तव्य के अंदर कि अपने अपने आकाओं से बात कर लो और गुरुग्राम छोड़ जाओ? हाँ, मैं आज भी कहता हूं कि बहुत से ऐसे आदमी बैठे हैं जो ऊपर की सिफारिश के हैं, लेकिन वे आहिस्ता आहिस्ता अपना बदलाव कर लेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। नहीं बदलाव करेंगे तो उन्हें गुड़गांव छोड़ना पड़ेगा। आप जब 2014 से 19 में मंत्री थे, तो आज जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो मंत्रिमंडल में थे, आपके साथी थे मंत्रिमंडल में, आज वो मुख्यमंत्री हैं।
ठीक ट्यूनिंग बैठ पाती है कि क्या बिल्कुल, हाँ ना। लगता तो नहीं कि आप कैबिनेट मंत्री थे उस समय, वो राज्य मंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। कई बार मंचों से भी आप इस तरह से बोल नहीं, देते हैं ऐसा नहीं, कि वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना, मैं उतना ही सम्मान उनका करता हूं। और मनोहर लाल जी भी तो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो एमएलए भी नहीं बने थे। मैं तो तीसरी बार का मिनिस्टर था। हमारे उनसे भी बहुत अच्छे संबंध रहे। मेरे उम्र में वो बड़े थे, मैं उनकी इज्जत करता था, वो मुझसे प्यार करते थे। नायब सिंह सैनी जी मेरे से छोटे हैं, मैं उनसे खूब प्यार करता हूं, मेरी खूब इज्जत करते हैं। कोई सामंजस्य में कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छे भले व्यक्ति हैं। और मेरे लिए नहीं, सबके लिए ये अच्छे, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए भी नायब सैनी अच्छे आदमी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में हरियाणा तरक्की करेगा। एक मेरा सवाल छूट गया, वो सवाल था कि 2014 से 19 आप मंत्री रहे और मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, काफी करीब आप थे उनके। ऐसा क्या कारण रहा कि 2019 में पार्टी ने टिकट ही काट दी? मैंने हर जगह कहा 2019 से 24 तक की कई बार राजनीतिक ऐसी गोटियां फिट हो जाती हैं कि टिकटें कट जाती। राजनीति में ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो ऐसे मैं भी राजनीति का शिकार हो गया। केवल राजनीति के ही शिकार थे या कहीं ना कहीं कोई और कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ? वो कैसी लगा लो, कॉन्स्पिरेसी थी या राजनीतिक शिकार था, मैं तो ये मानूंगा कि सभी चीजें थी। जब भी टिकट कटी, मेरी विपुल भाई के दोनों की टिकट हमें आगे काटी और पार्टी ने अब दोनों को टिकट दी, तो ठीक है, दोनों को मंत्री फिर बनाया, तो हो जाता कई बार, कुछ किस्मत भी साथ देती है सर। अभी जो एक मुद्दा चल रहा है पानी को लेकर के, भारत जो हरियाणा और पंजाब के बीच में कहें तो हाई कोर्ट आदेश कर चुका है, उसके बावजूद भी पंजाब पानी देने के लिए तैयार नहीं है। ना हाई कोर्ट के आदेश मान रहे हैं, केंद्र सरकार के अंडर आता है बीबीएमबी, ना केंद्र सरकार के आदेश माने जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस वाद विवाद को? देखो, पंजाब जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। हमेशा छोटे भाई की कदर करनी चाहिए। हरियाणा पंजाब से निकला हुआ प्रदेश है और जो कोर्ट की भी बात नहीं माने उसका तो फिर कोर्ट ही इलाज कर सकता, सरकार से इलाज नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार ने फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। हाई कोर्ट में मैंने सुना अभी तारीख अभी बहस चल रही, इस समय भी क्या फैसला हाई कोर्ट करता है, इसमें भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब की रिट के ऊपर वो चल रहा है, उनके याचिका के ऊपर बहस चल रही है, क्या फैसला होता है। जो कोर्ट करेगा, हरियाणा तो संवैधानिक तौर पर जो कोर्ट फैसला कर देगा उसको मानेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं राव नरबीर सिंह, और साफ तौर पर यही कहा है कि नेचर और सिग्नेचर वो बदलेंगे नहीं, और इस उम्र में तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी बदलने का कोई इरादा नहीं है। उनके विभाग के बारे में भी हमने बातचीत की कि कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट हैं और उनके विभागों के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, सबका बेबाकी से जवाब दिया है। आगे फिर मिलेंगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब